प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। ठीक है, अब प्यूरिन्स में क्या क्या आ जाता है बेटा तुम्हारा? एडेनिन प्लस गुआनिन। पायरामिडीन्स में क्या आ जाता है तुम्हारा? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था फॉस्फेट। अब बेटा जो फॉस्फेट होते हैं ना, फॉस्फेट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कौन कौन से होते हैं? H3PO4, H3PO2, है ना, इस तरीके से। तो ये फॉस्फोरस एसिड के फॉर्म में फॉस्फेट आता है। अब मुझे तुम्हें आज बॉन्डिंग बतानी थी ना थोड़ी सी, पहले बॉन्डिंग बताता हूँ फिर आगे पैकेजिंग करते हैं। देखो, बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। ठीक है, ये है हमारी राइबोज शुगर। एच एच ओ एच, एच ओ एच, एच, अरे CH2OH, है ना जी। तो ये है हमारी क्या पूरी शुगर। इस शुगर को क्या बोलते हैं हम? राइबोज शुगर। अब इसमें फर्स्ट कार्बन पे कौन आकर लगता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैसे लगता है? यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है? एक नाइट्रोजन रिंग होती है। ये क्या करती है? यहाँ पर अटैक करती है, OH को सब्सिट्यूट करती है और नाइट्रोजन रिंग खुद आकर लग जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन रिंग लगी, इट मे बी प्यूरिन और पायरामिडीन। ये क्या हो सकती है बेटा? प्यूरिन भी हो सकती है और पायरामिडीन भी हो सकती है। इट मे बी प्यूरिन और पायरामिडीन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। मान लो मैं एडेनिन लगाता हूँ यहाँ पर। जब यहाँ पर एडेनिन लग जाएगा तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेटा ग्लाइकोसिडिक का मतलब होता है शुगर, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो एडेनिन है, ये जो एडेनिन है, इसकी नाइट्रोजन, इसकी नाइट्रोजन बॉन्ड करेगी शुगर के साथ। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कौन सी लिंकेज हो जाएगी बेटा? ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आ गया? अरे बोलो यस और नो। यस यस सर। अब इसके यस आगे सर। क्या जुड़ेगा बेटा? सर एक फॉस्फेट बार आकर रिपीट कर जुड़ेगा। दो सर। एक मिनट, अब इसके आगे क्या सर जुड़ेगा? एक एक फॉस्फेट बार रिपीट जुड़ेगा। कर दो। अब फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा बेटा? जो पांचवा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, इस पे फॉस्फेट आकर जुड़ेगा और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा? एलिमिनेट हो जाएगा। आज क्लास थोड़ी लंबी लूंगा तो टिक के रहना सारे। ठीक है जी, पहले सारा रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। तो देखो ये क्या हो गया तुम्हारा। सर एक बार रिपीट कर दो ये। यार एक तो तुषार तू लेट आता है इतना और फिर रिपीट। सर लेट नहीं आया मैं। आपने जो जो पढ़ा है वो पढ़ा मैंने, पर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटा उससे देख क्या पहले है, सब समझ फर्स्ट में आ गया। कार्बन पे ना, फर्स्ट कार्बन पे क्या आके लगते हैं? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, प्यूरिन, पायरामिडीन, कुछ भी, है ना। यहाँ पर ए भी लग सकता है, जी भी लग सकता है, सी भी लग सकता है, टी भी लग सकता है, यू भी लग सकता है। यहाँ तक समझ में आता है? अब क्या होता यस है, सर। जो नाइट्रोजन होता है वो OH को रिप्लेस कर देता है। नाइट्रोजन रिंग आकर OH को रिप्लेस कर देती है और खुद लग जाती है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब बता रहा था मैं तुम्हें, क्या होता है। देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तब होती है जब किसी शुगर का बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड को कहते हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में बनता है उसी तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स में बनता है। उसी तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है वो किसके अंदर बनता है बेटा? बोलो। शुगर्स के अंदर बनता है। शुगर। ठीक है, अब यहाँ पर शुगर जो है वो नाइट्रोजन के साथ बाइंड कर रही है। नाइट्रोजनस बेस है ना, इसके नाइट्रोजन के साथ बाइंड कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर ये फिफ्थ यस कार्बन है, सर। फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट आकर जुड़ता है। अब ये जो फॉस्फेट है, यहाँ पर देखो, तुम्हें वो याद है एस्टर बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड क्या होता है? ये होता है एस्टर बॉन्ड। अब यहां पर हमने एस्टर बॉन्ड में सी को रिप्लेस कर दिया, किससे? पी से। तो ये क्या बन गया? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बन गया बेटा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया? तो अब ये बन गया एक हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, जिसमें हमारा शुगर भी है, बेस भी है और फॉस्फेट भी है।
तो शुगर अटैचेस विद, ये पॉइंट डाल के लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, शुगर अटैच विद नाइट्रोजिनस बेस विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और सेकंड पॉइंट लिखोगे फॉस्फेट एड एट फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया? अरे बोलो। यस सर। लिखो फटाफट ये रिपीट कर ये दो दोनों एक बार, पॉइंट। क्या बेटा? रिपीट कर दो। रिपीट, मैंने कहा जो फर्स्ट कार्बन है उससे तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसे इंग्लिश में लिख लो। और सेकंड पॉइंट ये बोला है कि फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट लगेगा विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, मैंने लिख ही रखा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये रहा, ये दोनों पॉइंट लिख लो। हाँ बोलो। तो सर फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे लिंकेज हो रही है। हाँ सर लीव कर लो अभी या मैं अभी रहूँ? बेटा लीव कर दे, आ गए, अब कोई नहीं ओके आएगा, सर। लीव कर दे बेटा। थैंक यू। ओके सर। तो बेटा ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब हमें देखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। डीएनए जो है वो दो चेन से मिलकर बनता है, इन्हें कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये आपस में ऐसे जुड़ी होती है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से करोड़ों न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से लाइन में लगे रहते हैं। और इसके पैरेलली एक और चेन लगती है जिसमें भी क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों आपस में पैरेलली चलते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है, और आपस में बॉन्डेड होते हैं, इस तरीके से तुम्हारा डीएनए बनता है, ऐसे लेटर लाइक, इस तरीके से। तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, पहले हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया, अब हम न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, फिर हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाएंगे। लिख लो फटाफट। लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, किस तरीके से हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, हाउ अवर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म। तो बेटा मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले भी, अब फिर से बता रहा हूं किस तरीके से हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, ध्यान से सुनना। देखो यार, ये हमारी एक शुगर है, इस पे पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस लगा है और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, इस फॉस्फेट को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, फॉस्फेट लगा हुआ है हमारा। ऐसे ये दूसरा है हमारा शुगर, इसी तरीके से तीसरी शुगर होगी यहां पर कोई, एंड सो ऑन, इस तरीके से लगती चली जाएंगी, है ना। अब देखो यहां पर भी कोई नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, यहां पर भी नाइट्रोजनस बेस लगा होगा। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। कैसे जुड़ेगा वो मैं बताता हूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे, हेलो। पीने वाला पानी अभी तो बंद करा है 5 मिनट पहले, चालू करता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ चालू यार, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है बताता हूँ। पहले वाले का थर्ड कार्बन
देखो ये किसी भी लेक्चर किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। पहले वाले का थर्ड कार्बन, फर्स्ट शुगर का थर्ड कार्बन का OH सेकंड वाले शुगर के फिफ्थ कार्बन के OH के साथ बॉन्ड करेगा। यानी सिंपली इसका थर्ड कार्बन का OH इसके फॉस्फेट के साथ बॉन्ड करेगा। समझ में आ गया? होगा क्या? OH OH, जहां भी तुम्हें OH OH दिखे, पानी निकाल दो। पानी निकाल दिया, क्या बच जाएगा? दो O है, दो H है, पानी निकालोगे H2O, क्या बच जाएगा? O। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट रह जाएगा बेटा? अरे बोलो, क्या प्रेजेंट रह जाएगा? अरे बोलो यार। ओ O। ओ ठीक है, ओके। क्या बच ओ जाएगा? O। अब इस बॉन्ड को मैं अलग से बना के दिखाता हूं तुम्हें, ये वाला। सिर्फ इतना बॉन्ड अलग से बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये मैंने फॉस्फेट लिख दिया, ये मैंने फॉस्फेट लिख दिया। अब इधर देखो, POC, ये जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, कार्बन होते हैं। ठीक है, जहां जहां रिंग मुड़ेगी, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, जहां जहां रिंग मुड़ेगी वहां वहां C होता है। अब यहां पर आ जाओ, POC, POC। बेटा ध्यान से सुनना। अब बेसिक डेफिनेशन आओ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की, एस्टर बॉन्ड की। P डबल बॉन्ड O C को हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते थे। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, क्या है ये? POOC, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस ध्यान सर। से देखना इधर। फिर से ये क्या है? फॉस्फोरस से बॉन्ड। POO, फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक यस सर। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ये हो गया, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये हो गया। एक के लिए मोनोटर्म और दो के लिए डाई टर्म। तो बेटा डाई। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। किससे जुड़ता है बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर। बॉन्ड से। अरे बोलो यस और नो यार। यस यस सर। सर, समझ गए। पक्का? यस सर। So this यस is सर। phosphoester bond. One यस सर। nucleotide सर attaches with other nucleotide with the help of phosphoester bond. And phosphoester सर bond बनने की polarity क्या होती है? phosphoester bond कहां से कहां बनता है बेटा? 3 से 5 की तरफ, यानी तीसरे वाला उन 5 के फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इसे हम ऐसे कहते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है जी, कैसे कहेंगे? 3 prime and to 5 prime and क्या बोल रहे हो? sir 3 prime and to 5 prime and हाँ बिल्कुल, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। बेटा बना लो फटाफट, ये बना लो पूरा स्ट्रक्चर। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हाउ डीएनए, हाउ डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। हाउ डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। जल्दी जल्दी बेटा।
हाउ डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए? बेटा देखो, वैसे तो बहुत रीजन बताए गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ रीजन बताऊंगा। मान्या बताएगी पहला रीजन। मान्या बता। So RNA has OH attached to it, which makes it more वेरी reactive. गुड। आरएनए हैव फ्री OH group at 2' end of पेंटोज शुगर। अभी बताऊंगा इसका मतलब। सेकंड पॉइंट, आरएनए हैव यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है जी। तो आरएनए के पास यूरेसिल था इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है जी, आरएनए हैव यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। अब थाइमिन क्या है? थाइमिन इज 5-मिथाइल यूरेसिल। अब बेटा मैं तुम्हें बताता हूं इसका सिग्निफिकेंस, समझना। ये शुगर है तुम्हारी। देखो ये वाला OH जो था, ये दूसरे वाले उसके साथ कंबाइन कर गया और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना गया। 3 वाला, जो पहला वाला OH था वो नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन हो गया। जो 5th वाला OH था वो फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो गया। तो कौन सा OH खाली बच गया? सेकंड। कार्बन वाला। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है एक सिंगल OH 1,00,000 से ज्यादा रिएक्शन कर सकता है। ये OH ऑक्सीडाइज होके कीटोन और एल्डिहाइड बना सकता है, आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। ये OH रिड्यूस होके एल्केन बना सकता है, एल्कीन बना सकता है, एल्काइन बना सकता है। ये OH सब्स्टिट्यूट हो गए किसी भी न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाएगा? आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और सब्स्टिट्यूट होके डिफरेंट रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास आरएनए का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रह ही नहीं जाता, क्योंकि हर बार ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा इसका अनस्टेबिलिटी का रीजन है कि इसके पास क्या होता है? थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है। यूरेसिल हैव अ फ्री नाइट्रोजन ग्रुप, है ना, वो भी क्या करता रहता है? रिएक्शन करता रहता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हमने क्या करा? यूरेसिल के अंदर मॉडिफिकेशन करी और 5 कार्बन पे क्या लगा दिया? मिथाइल, 5-मिथाइल यूरेसिल, जिससे क्या हो गया? यूरेसिल स्टेबल हो गया। चला ले यार, कोने वाली है। जिससे क्या हो गया बेटा? यूरेसिल बिकम मोर स्टेबल। यूरेसिल जो है वो क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? थाइमिन में। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से आरएनए कम स्टेबल है ना, और डीएनए ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गए दोनों रीजन? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. बेटा हेडिंग डालो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये उतारो और हेडिंग डालो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। भैया ये क्या करते हो? पहले बोलते नोट करो फिर खुद ही इरेज कर देते हो आप। कौन बोल रहा है ये? मॉली। तो भाई मैंने नोट करने के लिए कितना टाइम तो दिया, 2 लाइन लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए? स्ट्रक्चर नोट नहीं किया मैंने। नीचे वाला स्ट्रक्चर भी बनाना था। अभी बनवा देता हूं मैं दोबारा। देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने एक चेन पढ़ी कि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है,
ठीक है, और आपस में किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये सामने वाली चेन जो चल रही है, इसके सामने भी एक चेन चल रही है, N1 N2, ऐसे मत लिखो, N4 N3 N2 N4, यानी एंटी पैरेलल चल रही है, N1 एंटी पैरेलल चल रही है। ये दोनों चेन आपस में कैसे कनेक्टेड हैं बेटा, ये दोनों चेन कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। इसके ऊपर भी बेस है, इसके ऊपर भी नाइट्रोजनस बेस है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी एक शुगर है, इस पे है साइटोसिन, ठीक है, इसके सामने वाली चेन चल रही है, उस पे है क्या, मान्या क्या होगा इसके सामने अपोजिट में, Segment repeat. guanine. साइटोसिन के अपोजिट क्या होता है, Sir, guanine. guanosine. ग्वानोसिन होता है बेटा। क्या होता है, ग्वानोसिन। प्यूरिन्स आर ऑलवेज अपोजिट टू दी पायरामिडीन्स। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या फिर बोल सकते हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड ये जा रही और एक स्ट्रैंड ये जा रही। समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से बेस पेयरिंग होती है बेटा। ये जो एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयरिंग कर रहा है, इस पेयरिंग को हम कहते हैं बेस पेयरिंग। क्या कहते हैं, बेस पेयरिंग। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग डालो, बेस पेयरिंग। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर पहली हेडिंग डालो, बेस पेयरिंग। द पेयरिंग ऑफ nitrogenous base of one strand with the nitrogenous base of other strand is known as base pairing. क्या बोला बेटा मैंने, द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ वन स्ट्रैंड with the nitrogenous base of other strand is known as base pairing. किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़ा करो, किसको नहीं आई, अरे बोलो। आ गई सर। The rule of base pairing first given by Erwin Chargaff. पहली बार जो बेस पेयरिंग के रूल दिए थे वो किसने दिए थे, एरविन चारगाफ ने दिए थे बेटा, एरविन चारगाफ। ठीक है, ही फर्स्ट टाइम प्रपोज दी रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग। इन्होंने पहली बार बेस पेयरिंग के रूल्स दिए थे। इन्होंने सबसे पहला रूल दिया, प्यूरिन्स आर ऑलवेज अपोजिट टू दी पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स आर ऑलवेज अपोजिट टू दी पायरामिडीन्स। उसके बाद इन्होंने बोला, वही सेम पॉइंट है, प्यूरिन अपॉन में पायरामिडीन इज इक्वल टू 1। प्यूरिन अपॉन पायरामिडीन इज इक्वल टू, अरे बोलो यार, 1 हाँ, प्यूरिन अपॉन में पायरामिडीन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा प्यूरिन का जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के अपोजिट होगा, और इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो देयर इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, और रूल फॉलो कर रहा है ये, प्यूरिन इज अपोजिट टू दी पायरामिडीन। थाइमिन क्या है, पायरामिडीन, और प्यूरिन क्या है, एडेनिन। फोर्थ पॉइंट, guanine is always opposite to the cytosine and there is a double hydrogen bond between them. Sorry, उल्टा लिख दिया मैंने। There is a double hydrogen between adenine and thymine and triple hydrogen bond between guanine and cytosine. guanine और cytosine के बीच में बेटा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अरे बोलो यार, 3। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने होंगे बेटा, 2। वेरी गुड। तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल सबको पता था।
जब मैं पेपर दे रहा था AIPMT का, बच्चे बच्चे को पता था ये, लेकिन AIPMT वाले एक नंबर के, आगे मैं बोलना नहीं चाहता, उन्होंने दिमाग लड़ाया और उन्होंने क्वेश्चन अलग तरीके से बना दिया। उन्होंने बोला चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट, चारगाफ रूल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, एक्सेप्शंस ऑफ चारगाफ रूल, चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के लिए चारगाफ रूल एप्लीकेबल नहीं है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA, चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, देख लेना, तुम्हारी बुक में दे रखा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में या फिर इसी चैप्टर में दे रखा होगा, पूछ रखा था चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट, तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा? RNA के लिए और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? RNA and single stranded RNA and single stranded DNA. RNA and single stranded DNA. क्या दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए? प्रोटीन डाल देते हैं, कहते हैं चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर प्रोटीन, फॉर कार्बोहाइड्रेट, फॉर ये, फॉर वो। तो ध्यान रखना, चारगाफ रूल पहली बात आया किसके लिए था? बेस पेयरिंग। और बेस पेयरिंग किस में होती है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यानी DNA और RNA में। RNA में एप्लीकेबल होता नहीं, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है खाली? अरे बोलो, DNA. ओनली एप्लीकेबल फॉर DNA, ठीक है जी, ओनली एप्लीकेबल फॉर DNA। अच्छा, अब मैं कहता हूं मेरे DNA में 10 एडेनिन है, मेरे DNA में कितने एडेनिन है? 10 10. एडेनिन है, तो थाइमिन कितने होंगे? 10. 10। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे शादी करवानी है 10 लड़कों की, तो लड़की कितनी चाहिए होंगी? 10. जाहिर सी बात है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। कितने हो गए टोटल? 20। कितना परसेंट होता है? 100%। 100% में से 20% क्या आ गया? एडेनिन और थाइमिन। तो 80% क्या बच गया? Guanine और cytosine. ग्वानिन और साइटोसिन। फिर से वही बात कि अगर लड़की मतलब लड़के लड़की 40 हैं, तो कितने पेयर बन गए? अरे सॉरी, लड़के लड़की 80 हैं, मतलब 40 लड़के 40 लड़कियां, तो कितने पेयर बन गए? 40। 40 पेयर बन गए। तो इसका मतलब हमारा 80% DNA बच गया। 80% में दो ही चीजें हैं, ग्वानिन और साइटोसिन। तो 40 अगर ग्वानिन होगा तो 40 क्या हो जाएगा? साइटोसिन। Cytosine. समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक बार क्वेश्चन आया था, इफ द अमाउंट ऑफ DNA, इफ द अमाउंट ऑफ adenine in DNA is 15%, then determine the percentage of guanine, cytosine and thymine. So thymine would be 15%, then guanine. So guanine and cytosine would be 35% each, and thymine would be Very good. 50%. तो एडेनिन हो गया 15%, ग्वानिन साइटोसिन 35 और ये 15। देखो कैसे कहता है, एडेनिन अगर 15 है तो इसके अपोजिट थाइमिन भी कितना होगा? 15। 15. कितना? 70%। अब 70 में 35 70% होगा और 35 साइटोसिन होगा। साइटोसिन होगा। आया नहीं आया? सर आ गया। Yes, sir. अरे बोल यार, हाँ। ये सर आ गया. वेरी गुड। यस। मनोज, सारे जूते खराब कर दियो मेरे। इधर आ जा, जूते खराब कर दिया, अब तक तू गई। हाँ? हाँ? समझ में आ गया बेटा? प्यूरिन्स आर ऑलवेज अपोजिट टू दी Pyrimidines. पायरामिडीन्स। अब बेटा रूल चेक कर लो। अब देखो बेटा, यहां पर देखो,
प्यूरिन्स कैलकुलेट करो कितना है। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आता है, तो एडेनिन 15 प्लस ग्वानिन 35, कितना हो गया 35 प्लस 15 50, ठीक है। फिर उसके बाद थाइमिन प्लस क्या हो गया तुम्हारा पायरामिडिन्स, थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन कितना 15, साइटोसिन कितना 35, कितना हो गया 35 50। तो 50 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। रूल सही है या नहीं है? सही है। करेक्ट है सही है, सर। वेरी गुड। ठीक है जी, लिख लो चारगाफ रूल पूरे के पूरे। सर इनकी एक बार फुल फॉर्म लिख देना, वो नोट करते टाइम। अरे फुल फॉर्म एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। सर ये जो डबल एच लिखा था आरएनए की साइड में अपने, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। Chargaff rule is not applicable for RNA and single stranded DNA. सर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जिस्ट करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्जिस्ट करता है क्या? यार किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में तो नहीं होता, कुछ वायरसेस के अंदर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बाकी स्टेबल नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक ओके है सर। सर। देख, रैट के अंदर एक वायरस मिलता है, रैट वायरस, टेलोन्स H1 वायरस, ठीक है, आरपीवी वायरस, आरएमवी वायरस, ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है। ओके अरे सर। तुमने 11th में एक लाइन नहीं पढ़ी थी, एनिमल्स हैव मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल्स के अंदर हर तरीके के वायरस इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले करते हैं, जो कि बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। और प्लांट्स को ज्यादातर कौन करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले करते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में हर तरीके के वायरस इन्फेक्शन करते हैं, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, और डीएनए वायरस भी दोनों तरीके के, सिंगल और डबल। मिटा दूं? यस सर, हो गया। बेस पेयरिंग आ गई सबको? यस सर। यस सर। अब लिखो। अब देखो, थ्योरी आती है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, है ना, किसका प्रपोजल था। तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फर्स्ट गिवन बाय, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फर्स्ट गिवन बाय, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फर्स्ट गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया था बेटा? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। बेटा उन्होंने क्या करा था, एक सेल के ऊपर एक्सरे मारा था। क्या मारा था? एक्सरे, एक्सरे डायफ्रैक्शन किया था। लेकिन ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक थी, ये किसने दी थी? एक्सरे लिख लो पहले, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। James Watson and Francis Crick based upon X-ray diffraction method, based upon X-ray diffraction method।
किस पे बेस्ड था बेटा? एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड पे बेस्ड था। अब पूछता है तुमसे एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड किसने दिया था? एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय X-ray diffraction method first time given by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. X-ray diffraction method was first time given by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. मॉरिस की स्पेलिंग? मॉरिस MOURIS, बाकी देख ले यार। MAU है सर बुक में। पूरा नाम क्या था? मॉरिस विल्किंस। MAURICE मॉरिस, WILKINS विल्किंस। मॉरिस विल्किंस and Rosalind Franklin। ठीक है बेटा। देखो अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता क्या है। स्प्रिंग देखी है कभी? सबने स्प्रिंग देखी है? अरे बोलो। Yes. यस सर। पहले भी बताया था। देखो इस तरीके से होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं जो कि रन कर रही होती हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी में, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल। यार मैं 1 मिनट मासी का कॉल अटेंड कर लूँ, तब तक थोड़ा सा गो थ्रू बोलो, रीड कर लो प्लीज यार। ओके सर। चलो लिखो 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 लिखो, समझो, शायद गलती से लग गया था। देखो क्या होता है, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है। दिस इज द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। बेटा देखो क्या होता है ना, ये डीएनए की एक हेलिक्स जा रही है। हेलिक्स का मतलब होता है इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर, है ना। ये इस तरीके से जो राउंड करता है स्ट्रक्चर, इस चीज को हम हेलिक्स कहते हैं बेटा। सो दिस इज द हेलिक्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए की हेलिक्स है बेटा। और ये जो डीएनए की हेलिक्स होती है बेटा, ये रन करती हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी में। पहले हम हेलिक्स समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पूरा ऐसे राउंड करते हुए जा रहा है। मान लो मैं यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, तो ये पूरा घूमा, इस तरीके से घूमता रहा। मैं ऑरेंज पेन से मार्क कर रहा हूँ।
ये यहाँ से मैंने शुरू करा तो ये घूमा, घूमता रहा, यहाँ तक आया, फिर से इसी पॉइंट पे 180 डिग्री, फिर घूमा पूरा, फिर घूम के वापस इस पॉइंट पे आया। कितना रोटेट कर गया बेटा? 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा जब एक बार डीएनए राउंड कर जाता है 360 डिग्री से, इसे हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या कहते हैं? पिच ऑफ पिच ऑफ द द हेलिक्स। हेलिक्स। यानी यहाँ पर आकर एक बताना। बेटा देखो, यहाँ पर डीएनए ने राउंड करना, तुम किसी भी पॉइंट पे शुरू कर दो। यहाँ पर डीएनए ने राउंडिंग शुरू कर दी, यानी कॉइलिंग शुरू कर दी डीएनए ने इस पॉइंट पे। अब ये कॉइल करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, और यहाँ पर आके वापस रुक गया। जब ये यहाँ से यहाँ तक गया इस पॉइंट तक, तो 180 डिग्री हो गया। अब ये इस पॉइंट से वापस घूमा और यहाँ तक आया, यानी जहाँ से शुरू करा था वहां पर रुक गया। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखोगे तो ये रोटेट कर गया होगा कितने डिग्री से? 1 बोलो 360 डिग्री से। तो जब डीएनए 360 डिग्री से रोटेट कर जाता है, इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या कहते हैं बेटा? पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स। हाँ, पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें पूरा डीएनए की स्टडी नहीं करनी होती। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमें पूरा डीएनए नहीं पढ़ना। वी हैव टू स्टडी दी सम पॉइंट्स ओनली, है ना? हमें सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं कुछ। ये देखो, ये एक पिच ऑफ द हेलिक्स इसमें पूरी दे रखी है। यहाँ से शुरू करा था और वापस यहीं पे खत्म करा, है ना? इस एक पिच ऑफ द हेलिक्स में ब्लैक विजिबल होगा इस पे? कौन सा पेन विजिबल होगा इस पे? आज लक्षित नहीं है लगता है क्लास में। हाँ, ग्रीन विजिबल है। अब इस एक पिच ऑफ द हेलिक्स को मैं देखूं तो रोटेट करती है 360 डिग्री से। इसके अंदर बेस पेयर होते हैं 10। एक पिच ऑफ द हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक पिच ऑफ द हेलिक्स जब घूमती है तो इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 10 बेस पेयर। इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ 3.49। 4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। ये हमने निकाला कितने के लिए? 10 बेस पेयर्स के लिए। कितने के लिए निकाला? 10 बेस पेयर के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने के लिए। अब हम देखते हैं कितने के लिए बेटा? एक बेस पेयर के लिए। मैं कहता हूँ 10 एक बेस के लिए। पेयर पे डीएनए रोटेट करता है 360 डिग्री से, तो एक बेस पेयर पे कितना डिग्री रोटेट करेगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री। इसी तरीके से 10 बेस पेयर पे डीएनए की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पेयर पे कितना रोटेट, एक बेस पेयर पे कितनी लेंथ होगी? 3.4 और 3.4 कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 कितना होगा बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इससे हम डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से, है ना? हमें पता है डीएनए के अंदर टोटल बेस पेयर, यानी ये टोटल बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ कितने होते हैं? 6.6 into 10 raised to the power 9. वेरी गुड। 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं हमारे पास टोटल बेटा, है ना? एक बेस पेयर के बीच में जो गैप है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पर इसके और इसके बीच में, मान लो ये एक बेस पेयर था और एक बेस पेयर ये था, इन दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप है। तो मैं कहता हूँ 6.6 में कितना होगा? तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 5000 कितनी होंगी? 5000 इंटू 5, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3.4 इंटू, अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 10⁻⁻10 से 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो 10⁻10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो 2.2 मीटर आ जाएगा। यानी ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी है बेटा? 2.2 मीटर। 8 जो है हमारा, वो टोटल डीएनए की वो है जो हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो एक सेल होता है, एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर इतना बेस पेयर होता है। हर सेल के अंदर जो डीएनए होगा उसके अंदर इतना बेस पेयर होगा। ठीक है? अपनी बॉडी का कोई भी एक सेल निकाल, उसे किस में डाल?
एंजाइम्स में डाल और उसके बाद उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डाल, तुझे एक लंबा सा धागा निकलेगा। उस लंबे से धागे के अंदर 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होंगे और उस धागे की लेंथ कितनी होगी बेटा? अरे बोलो यार। 2.4 2.2 2.2 2.2 meter. कितनी होगी बेटा? 2.2 2.2 meter. अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड। उतार लो बेटा ये, Yes, sir. उतार लो ये, फटाफट उतार लो, जल्दी जल्दी। लेंथ ऑफ डीएनए आ गई 2.2 मीटर। क्या बेटा? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, ये सुन रहा लेंथ हूँ। ऑफ डीएनए आ गई 2. हाँ बिल्कुल लेंथ ऑफ डीएनए आ गई बेटा। ये सबकी सेम सेम होती है। क्या सेम सेम होते बच्चे? सारे डीएनए की लेंथ सेम होती है। हमारी बॉडी के डीएनए की लेंथ जितने भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर इतना ही होगा, 2.2 मीटर। बाकी मान ले किसी के डीएनए में, ये तू बताएगी मुझे, किसी के डीएनए में 4.8 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, तो बता कितनी लेंथ होगी डीएनए की? मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 3.4 से मल्टीप्लाई 3.4 कर इंटू इंटू 10⁻⁻10 तेरा मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर बंदे के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर अलग अलग होते हैं। हर बंदे के अंदर। हर बंदे के अंदर यानी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके। ठीक है जी। हाँ। मौलिकता, तुम्हारी क्लास से कितने बच्चे आए हुए हैं आज? मौलिकता, मौलिकता खुद भी नहीं है लगता है। मौलिकता नहीं है क्लास। मौलिकता नहीं है तो कौन है क्लास में? मान्या है। मान्या, कौन कौन है तुम्हारी क्लास में अभी? सर मैं एक मिनट चेक करता हूँ। विधि है एक, तो एक तू है। दीपल शायद आ नहीं रही आजकल, उसकी तबीयत खराब है। सुकृति का नेटवर्क इशू होता है। तू ही है अकेली? सर विधि, मैं और प्रियाशा है। अच्छा, प्रियाशा है आज क्लास में? यस सर। वेरी गुड यार, मुझे उम्मीद नहीं थी तू है। चल, सर अब क्यों? थकी थकी लग रही है काफी। चलो हाँ सर। चलो, ये समझ में आया बेटा? देखो यार, मैंने ये इसलिए आज रिवाइज करवाया है सारा, क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा बेसिक चैप्टर का। तो आज समझ में आया होगा होपफुली सब कुछ। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया था। सब कुछ सबको समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. विधि समझ में आया? अजय समझ में आया बेटा? Yes, sir. निधि, मौली, मेरा सैयद, नाम लिया क्या? सैयद अरमान, Yes, sir. आ गया। Yes, sir. तुषार, आ गया। तुषार भारद्वाज, क्लियर सर। निशिका, प्रियांशी, एसटी कोलंबो। यस सर। चलो वेरी गुड। दीक्षा बत्रा तो है ही नहीं, क्या पूछूं आज। चलो, तो क्लास हो गई? होपफुली सबको समझ में आया होगा। तो अब हम फीचर्स Yes. देखेंगे। तो हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने तुम्हें समझा दिया है, मैं तुम्हें फीचर्स लिखवाऊंगा बेटा। लास्ट टॉपिक है ना ये? यार देखो, फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेटा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बताता हूं, 1 मिनट रुको, उसी डायग्राम से बता दूंगा सारे। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन इन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। यार थोड़ी सी आदत डाल लो पढ़ने लिखने की, आगे जाके जिंदगी बहुत खराब होने वाली है। सुबह 6 बजे उठा था मैं, 8 बजे से ओपीडी थी, 2 बजे तक ओपीडी ली, ठीक है, 3 बजे घर आया, एक होम ट्यूशन पढ़ाने गया, 6 बजे वहां से आया, फिर 11th की क्लास ली,
फिर 12th की क्लास ली, तुम्हारी ले रहा हूँ, बीच में बहनों को छोड़ के आया शादी में, ठीक है। अब पूरी रात मुझे पढ़ना है सर्जरी, सोचो, सुबह 6 बजे फिर ज्वाइनिंग है, और कल रात में भी पोस्टिंग है सर्जरी में। मेरी लाइफ थोड़ी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता कम हूँ। जो बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं उनसे पूछो, उनकी लाइफ मेरे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉलेज से आते ही पढ़ने बैठ जाते हैं और पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने की आदत डाल लो अभी से। फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिन्हें फार्मा करना है वो भी, ठीक है। फार्मा में केमिस्ट्री बहुत होती है, मैंने फार्मा पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। आप फार्मा पढ़ते थे पहले? हाँ यार, मैंने फार्मा में एडमिशन लिया था, हेलो, फर्स्ट रैंक थी मेरी फार्मा अभी में। क्या पढ़ अभी क्या पढ़ रहे हो आप? अभी फार्मा नहीं पढ़ता, फार्मा सेकंड ईयर का। नॉर्मली क्या होता है, फार्मा एक सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन जब फार्मेकोलॉजी बी फार्मेसी करते हो तुम, बी फार्मा, तो फार्मा पूरा एक कोर्स हो जाता है, उसके अंदर मेडिसिन बनाना सीखते हो। और जो फार्मेकोलॉजी तुम एमबीबीएस में पढ़ते हो, उसके अंदर तुम्हें बस इतना बताना होता है फार्मेकोलॉजी में कि कौन सा ड्रग कहाँ पर एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पैरासीटामोल का कंपोजिशन क्या है। लेकिन वो लोग बनाना सीखते हैं सारा कंपोजिशन, समझ रहे हो। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है केमिस्ट्री। मुझे तो पहले दिन में ही, मतलब 7-8 दिन हुए थे, लैब की बदबू से मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि मैंने उसी वक्त छोड़ दिया। मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा। मेरे भाई ने कहा छोड़ दे अगर तेरा मन नहीं है तो मैंने छोड़ दिया था। सुनो यार, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात कर रहे थे बेटा हम। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में सबसे पहली बात, बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बेटा ये मैं बना रहा हूँ पिच ऑफ दी हेलिक्स, ऐसे अलग से बना ली मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और, अरे बोलो यार, 10। 10 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। समझ में आ गया? 5 to 3, 3 to 5। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो पहला पॉइंट आएगा, बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन इन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार। यस सर आ Yes, गया। sir. पोलैरिटी कहाँ से आ गई इसमें? यार पोलैरिटी का मतलब यार वो नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये 5 प्राइम है, यहाँ पर ये 3 पाँच प्राइम। अब क्या? 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो शुगर है उसका फॉस्फेट खाली है, किसी से बॉन्ड नहीं कर रहा। क्योंकि तुम याद करो, मैंने बताया था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते वक्त कि पहले का OH बाइंड करेगा किससे, दूसरे के फॉस्फेट के साथ। तो पहले वाले का फॉस्फेट खाली रहा, तो इसी तरीके से जब चैन बनती चली जाएगी तो लास्ट वाले का क्या खाली रहेगा, OH। अब समझ में आ गया मौली जी? हाँ, निधि ने पूछा था। निधि तो आकाश में खामा का 2 लाख रुपए दे के बैठी है, सरी से मेरा ही खाना होता है खाली। एक ही और तो पूछा है, रोज थोड़ी पूछती हूँ। नेक्स्ट बेटा, बेटा देखो, नेक्स्ट है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डीएनए। बेटा देखो, स्टेबिलिटी मिलती है बेस पेयरिंग से। मान लो सीडी, ये 2 है मेरा, 2 सीडी, 2 बास हैं, ये दोनों बास पैरेलल रन कर रहे हैं। अगर मैं इन्हें आपस में ना जोड़ूं तो ये तो गिर जाएंगे बास। लेकिन जब हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीढ़ियां, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती? अरे बोलो। यस सर। यस तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी। दूसरा देखो, ये एक बास है, ये दूसरा बास है, मैंने सारे जो सीढ़ियां लगाई वो एक नाप की लगाई, तो इन दोनों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, तो बेस पेयरिंग,
base pairing maintains a constant distance between the two strands. जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस प्रमोट करती है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस। समझ में आ गया? थर्ड आ जाओ बेटा, थर्ड पॉइंट। बेस पेयरिंग क्या करती है बेटा, देखो जो एक, इधर देखना मेरी तरफ, क्या हो जाता है यार। हेलो, Yes, sir. अरे यार ये कहाँ चला गया तुम्हारा, गूगल मीट आ ही नहीं रहा। नहीं आता आपको? तू चला ले, आके आ जा। चलो छोड़ो। देखो यार क्या होता है, ये एक बेस पेयर का प्लेन है, ये इसका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो दूसरे बेस पेयर का जो प्लेन है वो भी एक्स वाई है, तीसरे वाले का जो बेस पेयर का प्लेन है वो भी एक्स वाई है, और चौथे वाले का जो है वो भी एक्स वाई है। तो सारे बेस पेयर सेम प्लेन पे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बेस पेयर अगर ऐसे लगाए तो दूसरा वाला ऐसे लग जाए, तीसरे वाला ऐसे लग जाए। यानी एक अगर एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा जेड वाई में हो जाए और तीसरा एक्स जेड में हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता बेटा। हमेशा क्या होता है, सारे के सारे एक प्लेन में ही लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है एक्स्ट्रा। ये मान लो एक बुक है, ये दूसरी बुक है, ये तीसरी बुक है। जब हम बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक इस तरीके से रखते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन मान लो तुमने एक बुक ऐसे रखी और एक बुक खड़ी करके रख दी, फिर एक बुक लिटा के रख दी ऐसे, तो क्या बुक ज्यादा बिल्डिंग बना सकोगे? बुक की कई सारी बुक एक दूसरे के ऊपर No, रख sir. सकोगे? अरे बोलो। No, sir. नो। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, दिस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लिख लो, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other, the plane of one base pair stacks over the other, this provide additional stability to the double helix structure of DNA, to the double helix structure of DNA। बेटा नेक्स्ट लिखो पिच ऑफ दी, चौथा पॉइंट लिखो पिच ऑफ दी हेलिक्स। और पिच ऑफ दी हेलिक्स में तुम्हें पढ़ा चुका हूं पहले ही, ये सारे पॉइंट Yes. लिख लेना उसमें, चौथे पॉइंट में फीचर्स में पिच ऑफ दी हेलिक्स के सारे पॉइंट लिख लेना कि लेंथ ऑफ द पिच 34, ठीक है, पिच रोटेटेड बाय 360 डिग्री, ठीक है जी, वन पिच कंटेन 10 बेस पेयर, ये सारा लिख लेना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। भैया नेक्स्ट क्लास में करवा देना अब। सर कितने अभी एक्स्ट्रा पढ़ाओगे? सर नींद नहीं आ रही, मेरे बैटरी खत्म होने वाली है। अच्छा अच्छा, हेडिंग तो डाल लो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, शगुन होता है ये। हाँ डाल ली हेडिंग। सर ये क्या कल होता अपनी है? फीस सबमिट करवा दियो, तुषार अपनी फीस सबमिट करवा दियो कल, अरमान अपनी फीस सबमिट करवा दे यार, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई है अभी तक, प्लीज अपनी फीस सबमिट करवा देना नेक्स्ट क्लास में यार, ये लास्ट है, ठीक है, प्लीज करवा देना। सर ये क्या है? क्या बोल रहे हो यार? Last बोल। 50 days